हाय गाइस, योर मोस्ट वेलकम टू द चैनल। दिस इज आशिफ अली और ओन द लिम्रा क्लासेस। आज की क्लास में, जैसे मैंने आपसे पहले की क्लासों में कहा था कि मैं कराने वाला हूं आपको इस सैम्पल पेपर का पार्ट बी, जो कि आपकी कौन सी किताब से है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसके जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे वो हम इस वीडियो में खींचते रहेंगे, ठीक है। तो फटाफट से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से, जो कि आपको मैंने स्क्रीन पर भी शो करा दिया है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन सर्टेन बेसिक अजम्पशन। आपको पता ही है, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं उसमें कुछ बेसिक अजम्पशंस भी चलती हैं, नोन एज, उन्हें हम क्या बुलाते हैं? ए, प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013, बी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सी, पोस्टुलेट्स, और डी बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो भाई यहाँ पर जो मैं आपको बता दूँ, जो पोस्टुलेट्स है ना, इसका मतलब ही ये होता है कि हम इसका अजम्पशंस के बिहाफ पर, मतलब अकाउंटिंग के अंदर अजम्पशन को यूज़ करते हैं, बेसिक अजम्पशंस जो होती हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आप डिक्शनरी में भी खोल कर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर होगा वो होगा सी, पोस्टुलेट्स। और ये पोस्टुलेट्स ना आपने, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, इसी का ही और पार्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये बताओ कि इनमें से कौन सी कंडीशन हमारी सही है। तो पहली कंडीशन में बोला है, क्विक रेशियो कैन बी मोर देन करंट रेशियो। क्या आपने ऐसा देखा है क्विक रेशियो ज़्यादा है करंट रेशियो से? नहीं, ये बात गलत है। सेकेंड पॉइंट, हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था कि जितना ज़्यादा हाई इन्वेंट्री रेशियो होगा वो उतना ही ऑर्गेनाइजेशनल के अच्छा है। एक्सेप्ट व्हेन गुड्स आर ब्रॉट इन स्मॉल लॉट्स और सोल्ड क्विकली एट लो मार्जिन टू रियलाइज कैश। तो यहाँ पर इन्होंने एक बात और कही, इस चीज़ को छोड़कर कि आप गुड्स खरीदो स्मॉल लॉट्स में, यानी कि छोटी छोटी क्वांटिटी में गुड्स खरीदो और उन्हें जल्दी बेचने के लिए कम मार्जिन पे बेच दो। तो हाँ, ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है कि भाई हम गुड्स खरीद कर लाए कम लॉट में, तो वो क्या पड़ेगा, हमें कॉस्टली पड़ेगा। और फिर दूसरी चीज़, हमने बेचने के टाइम पे मार्जिन भी कम कर दिया, तो ये सही नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है, अब इसमें जो पॉइंट आ रहा है ना, ये बिल्कुल ट्रू है, करेक्ट है, ठीक है, जो सेकंड पॉइंट है। और थर्ड, सम ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज ऑलवेज 100। ये मैंने आपको एक बॉक्स में बंद करके बात लिखवाई थी, शायद आपको याद हो। तो इसके अंदर जो मेरे को दिखाई दे रहे हैं सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल गलत है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में जो और पार्ट है उसका जो अगर मैं आंसर यहाँ पर बोलता हूँ तो ये ऑप्शन बनेगा सेकेंड और थर्ड, सी, ओनली सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट, और बाकी पहला वाला गलत। क्वेश्चन नंबर 28 में थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन दिया है उन्होंने, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। निकालना क्या, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो ठीक है, बाकी इंफॉर्मेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले हम तैयारी कर लेते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने की। तो बच्चों, आपकी और मेरी रेस हो रही है, देखते हैं फटाफट से पहले कौन निकाल कर रखता है। मैंने आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला बताया है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो ठीक है बच्चों, ये तो हो गया मेरा फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मेरे को क्या क्या दे रखी है, पहले पॉइंट में मेरे को बोल दिया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 12 लाख रुपए, तो मैंने लिख दिया है 12 लाख। इसके बाद दे रखा है 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, वो कितने रुपए दे रखे हैं मेरे को, 1 लाख रुपए के, सॉरी 1 करोड़ रुपए के, 1 करोड़ रुपए के। और जो टैक्स रेट दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर वो दिया हुआ है 40%, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालना है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। सबसे पहले क्या निकालना है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, क्योंकि हमें न्यूमरेटर की ज़रूरत है। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि मैंने आपको सिखाया है, डिवाइडेड बाई 100 माइनस टैक्स परसेंट मल्टीप्लाई बाई 100। अब आप एक चीज़ सोचो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहाँ पर है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहीं दे रखा है इसमें क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यही तो है हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
तो इसको लिख देंगे हम न्यूमरेटर में 12 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 माइनस टैक्स परसेंट दे रखा है 40%, ठीक है। 100 में से 40 को माइनस करेंगे कितना आ गया, 100 माइनस 40 कितना हो गया 60, मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज की बात चल रही है तो मल्टीप्लाई बाई 100 भी करना पड़ेगा। तो 2 जीरो नहीं कट रही है, 1 ही जीरो कट रही है, ये कट गई, 6 कम 6 6 दूनी 12, 0 0 0 0 0, मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे कितना आ गया 20 लाख रुपए। तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटरेस्ट एंड टैक्स है, वो कितना है 20 लाख रुपए। तो अब इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, जो ये 10% डिबेंचर का इंटरेस्ट है, मैंने आपको सिखा रखी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं। अब यहाँ आए ना आए तो देख लेते हैं, इधर करके देख लेते हैं। 20 लाख रुपए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसके अंदर मेरे को डिबेंचर का इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा 10 लाख रुपए। ये हमने कहाँ देखे थे क्वेश्चन, जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था ना, तो उससे रिलेटेड जब क्वेश्चन कराए थे तो वहाँ पर ये बातें समझाई थी। क्लियर है। तो ये मेरा क्या निकल कर आ गया बच्चों, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात, क्लियर है इतना पॉइंट। तो आपने न्यूमरेटर तो निकाल लिया है, और डेनोमिनेटर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट, कितना इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट भाई देखो 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ रुपए के हमारे डिबेंचर है, तो इसके ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा 10% कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना इंटरेस्ट जा रहा है 10% जा रहा है, तो 10 ऊपर लिखा 100 नीचे लिखा और डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया, कितना आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 10 लाख रुपए। ये क्या हो गया मेरा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट। बस ठीक है, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, 30 लाख ऊपर और 10 लाख नीचे, और जब आप इसे डिवाइड करोगी ना तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स। क्या ऑप्शन है इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर ऐसा 3 टाइम्स? हाँ जी बिल्कुल दे रखा है, 28 का है ऑप्शन बी 3 टाइम्स। 20 आंसर 28 का ऑप्शन है बी 3 टाइम्स। क्लियर है मेरा पॉइंट, समझ आई आपको बात? ठीक है, अगर समझ आई है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों 29। यहाँ पर बोला है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड बाय अल्बर्ट कंपनी लिमिटेड ऑफ 5 लाख of loss of machinery dues to theft will be recorded in cash flow statement in which of the following manner। देखो इन्होंने पता क्या बताया, 5 लाख रुपए की मशीनरी जो कि चोरी हो गई, अब इंश्योरेंस कंपनी ने क्या करा, उसका क्लेम भी दे दिया जो मशीन चोरी हुई थी। तो इन्होंने पूछा है कि इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें किस मैनर में इसको रिकॉर्ड करके दिखाना पड़ेगा। तो पॉइंट ए यहाँ पर बोला एडेड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब अच्छा एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ, मैंने इंश्योरेंस का पैसा क्या बताया था आपको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, ठीक है, ये बात तो आपको याद है। और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है हमारा, ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट कहीं से कहीं तक नहीं है। तो बस आपको एक ध्यान में क्या बात रखनी है, ये क्या हो रही है हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जो इंश्योरेंस का क्लेम आ रहा है। अब पहला पॉइंट पढ़ते हैं, एडेड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ही नहीं तो इसे सब्ट्रैक्ट क्यों करें, ठीक है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड ही क्यों करें। तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल गलत। बी पॉइंट, सब्ट्रैक्टेड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एडिड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑल्सो। नो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इसका कोई लेना देना ही नहीं है, करना नहीं है आपको, नहीं तो गलत हो जाएगा। सी पॉइंट आता है एडिड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड आउटफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाउ इज इट पॉसिबल? भाई एक बात बताओ, पैसा तो आ रहा है ना, आउटफ्लो थोड़ी हो रहा है। यहाँ पर जो है मशीन को चोरी होने की वजह से इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दिए हैं, तो इनफ्लो है, आउटफ्लो थोड़ी है। तो यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की अगर इन्होंने बात छेड़ी भी तो आउटफ्लो नहीं देना चाहिए था, इनफ्लो देना चाहिए था, ठीक है। डी पॉइंट पर आ जाते हैं, सी भी गलत हो गया। सब्ट्रैक्टेड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हाँ ठीक है, एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड इनफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, डी पॉइंट। यहाँ पर आप लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 29 का, यानी कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा वो होगा डी। मैं पूरा नहीं लिख रहा, बस इतना ही लिखकर छोड़ रहा हूँ, आपको ये ध्यान देना है। मैं आप इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। आप एक चीज़ सोचो, मशीनरी क्या आती है हमारी, एसेट थी। एसेट यानी कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी कंपनी ने क्या करा होगा, इन्वेस्टमेंट करा होगा, यस और नो। और अब वो हुई चोरी,
जब वो चोरी हो गई तो उसकी जगह से दूसरी जगह से इंश्योरेंस कंपनी पैसा लेकर आ गई, कितने रुपए, 5 लाख रुपए। अब एक बात बताओ आप, यहाँ पर इन्होंने बोला है सब्ट्रैक्ट कर दो आप इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से एज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मैंने बताया था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इनफ्लो दिखा दिया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, यानी कि पैसा आ रहा है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमने इसको इनफ्लो दिखा दिया। तो ये तो इसकी एक्सप्लेनेशन थी। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 29 के और पार्ट पे। किस पे? और पार्ट पे। ठीक है, इसको भी ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 का और पार्ट। पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है। इन्होंने बोला है एक कंपनी ने इशू करे 20,000 9% डिबेंचर, 100 रुपये का एक है 10% डिस्काउंट पर। दीज डिबेंचर वर टू बी रिडीम एट 15% प्रीमियम एट द एंड ऑफ 5 साल। ठीक है, जब ये रिडीम करेंगे तो प्रीमियम पे करेंगे 5 साल के बाद। द बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ऑन द डेट ऑफ इशू वॉज 3,70,000। जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दे रखा है इन्होंने, अकाउंट दे रखा है, उसके अंदर बैलेंस है 3,70,000 रुपये का बैलेंस है। हाउ दिस ट्रांजैक्शन विल बी रिफ्लेक्टेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो मुझे इस स्टेटमेंट को किस तरीके से रिफ्लेक्ट कराना पड़ेगा कैश फ्लो में। तो सबसे पहले ना आप एक चीज़ सोचो, यहाँ पर छोटी सी बात सोचो। इन्होंने मेरे को 3,70,000 रुपये क्या दिया है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस दिया है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लूंगा कि यहाँ पर हमें लॉस कितना हो रहा है, क्योंकि इन्होंने इशू जो करा वो डिस्काउंट पर करा और रिडीम जो करा है वो प्रीमियम पे करा है, तो दोनों ही कंडीशन में है या नहीं है लॉस। तो सिंपल सी चीज़ है भाई, देखो 100 रुपये का एक डिबेंचर और इन्होंने क्या कहा है कि हमने इसे 10 रुपये डिस्काउंट पर दे दिया, 10 रुपये डिस्काउंट पर दे दिया, यानी कि इन्होंने 100 वाली चीज़ 90 में दी इशू करते टाइम। ठीक है बच्चों, और रिडीम करते टाइम क्या करा इन्होंने? रिडीम करते टाइम 100 वाली चीज़ को 115 में वापस लिया है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही कंडीशन में नुकसान हो रहा है। डिबेंचर हैं कितने? 20,000, तो 20,000 इंटू 10 कितने रुपए हो गए? 2 लाख रुपए तो हो गए इनके लॉस डिस्काउंट का। क्लियर है? और फिर उसके बाद क्या हुआ था? रिडीम करते समय 20,000 इंटू 15 कितना हो गया? 15 दूनी 3 लाख रुपए तो हो गया इनका रिडम्पशन के टाइम का लॉस। तो जो भी टोटल लॉस आ रहा है वो आ रहा है 5 लाख रुपए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। क्लियर है मेरा पॉइंट? आपको बातें समझ आ रही हैं? अब सर इससे हमें क्या पता लगेगा? तो बेटा आपको कुछ पता तो नहीं चलेगा, लेकिन हाँ आपको एक चीज़ ज़रूर क्लियर हो जाएगी। जब आपका टोटल लॉस 5 लाख रुपए है और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पड़ा है? 3,70,000 रुपये, तो अभी आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L से कितने रुपए का लॉस राइट ऑफ होगा? 1,30,000 रुपये का। अभी इसको मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। ठीक है, सिंपल सी चीज़, 1,30,000 यहाँ आ गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, हमें इतनी बात समझ आ गई है। लेकिन यहाँ पर हम अगर ऑप्शन में देखते हैं तो ए वाले ऑप्शन में भी मेरे को 1,30,000 अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज अ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर दिखाई दे रहा है, और सी वाले ऑप्शन में भी 1,30,000 अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज अ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर दिखाई दे रहा है। तो सर अब क्या करें? तो ठीक है बेटा, अगर अभी भी आपको बात नहीं पल्ले पड़ी है तो अब मैं आपको और दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। देखो बच्चों, इसकी अगर मैं जर्नल एंट्री करने के लिए बोलता हूँ आपसे, इसकी अगर मैं जर्नल एंट्री करने के लिए बोलता हूँ तो सिंपल सी चीज़ है, जब ये इशू कर रहे थे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो कंपनी को कितने पैसे रिसीव हो रहे थे, यानी कि इनफ्लो कितना था कंपनी के पास? इन्होंने इशू तो कर दिया 90 रुपये में, डिबेंचर थे 20,000, तो कितने रुपए के हो गए? 18 लाख रुपए के। 9 दूनी 18 लाख। तो यहाँ पर 18 लाख रुपए का क्या है? इनफ्लो है कंपनी के अंदर, हाँ या ना? बोलो सारे हाँ। ठीक है, ये 18 लाख रुपए का इनफ्लो है। अब देखना कहीं फिगर मैच कर रही है? हाँ बिल्कुल कर रही है। कहाँ की कर रही है? पहली की नहीं कर रही। 1,30,000 हमारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का दिखा रखा है इन्होंने, और 20 लाख रुपए इनफ्लो दिखा रखा है। 20 लाख कैसे हो जाएगा भाई? जब 100 की चीज़ हम 90 में इशू कर रहे हैं और 20,000 डिबेंचर हैं, तो 20 लाख का हमारा इनफ्लो कैसे होगा? नहीं हो सकता। बी पॉइंट में इन्होंने बोला इनफ्लो 18 लाख का, लेकिन 5 लाख रुपए का अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो दिखा रखा है इन्होंने लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, भाई ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सी पॉइंट ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर देखो हमारा 1,30,000 तो क्या रह गया? हमारा लॉस रह गया, जो कि हम स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ करके दिखाया करते थे। एसपीआर का जो रिजर्व बना रखा था उसको हटाने के बाद, और प्लस इनफ्लो कितने का हो रहा है? 18 लाख रुपए का। तो यहाँ पर इसका जो आंसर बनेगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 का, वो बनेगा सी। समझ आई आपको बात?
क्लियर है मेरा पॉइंट? कोई डाउट, कोई दिक्कत? आई होप कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर बढ़ते हैं हम आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द इनफ्लो ऑफ कैश बाय सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। आपको क्या बताना है यहाँ पर इस तो क्वेश्चन नंबर 30 में हमें ना इक्विपमेंट कैलकुलेट करने के लिए कि कितने रुपए के सेल करें हैं, उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक अकाउंट बनाना पड़ेगा ऑफिस इक्विपमेंट का। तो ऐसे फॉर्मेट बना लो, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा सा है, कोई इशू नहीं है, इसमें आराम से हम कवर अप कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा अमाउंट का कॉलम, ये हो जाएगा हमारा अमाउंट का कॉलम, ठीक है, और ये हो गया हमारा पार्टिकुलर्स का, तो ये हो जाएगा पार्टिक्यूलर, और ये हो गया अमाउंट, ये हो गया पार्टिकुलर, और ये हो गया अमाउंट, और यहाँ पर हेडिंग डल जाएगा ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट। ये होगी डेबिट साइड, ये हो गई हमारी क्रेडिट साइड, और ये हमारा हो गया नीचे टोटल। तो ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में जो जो बातें दे रखी हैं वो हम यहाँ पर फटाफट से अकाउंट में डालना शुरू करते हैं और जल्दी से कैलकुलेट करते हैं कि कितने रुपए के इक्विपमेंट हमने सेल करे। तो बच्चों यहाँ पर ना दो बातें दे रखी हैं ऑफिस इक्विपमेंट में। एक 31 मार्च 2022 का अमाउंट दे रखा है 2 लाख, और 31 मार्च 2021 का भी अमाउंट दे रखा है हमें 3 लाख। तो ये क्या है? ये जो 21 का है ये हो गया ओपनिंग, और जो 22 वाला है वो हो गया क्लोजिंग। तो ओपनिंग वाले को हम कहाँ लिखते हैं बताओ जल्दी? डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कितना अमाउंट है इसका ओपनिंग का? 3 लाख, तो फटाफट से 3 लाख यहाँ लिख दिया, ठीक है। और जो क्लोजिंग बैलेंस है उसे कहाँ पर लिखेंगे? बाई बैलेंस कैरिड डाउन। कितने रुपए है? 2 लाख रुपए। तो फटाफट से यहाँ पर इसको 2 लाख रुपए को डाल देते हैं। अब इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्वेश्चन में बोला गया है डेप्ट फॉर द ईयर 2021-22 वॉज 40,000 रुपए। तो जो डेप्ट लगा है उसे हम कहाँ पर लिखेंगे? जल्दी से बताओ। क्रेडिट साइड। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, बाई डेप्रीसिएशन अकाउंट। कितने रुपए का? 40,000 रुपए का। फिर उसके बाद परचेज टू ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट परचेज बाय ड्यूरिंग द ईयर 30,000 रुपए। यहाँ पर कुछ जो और भी एडिशनल ऑफिस इक्विपमेंट्स हैं वो खरीदे गए हैं। कितने रुपए के? 30,000 रुपए के। तो मैं यहाँ पर टू बैंक करके दिखा दूंगा, टू बैंक, और ब्रैकेट में लिख देंगे हम इसको परचेज। कितने रुपए के खरीदे? 30,000 रुपए के। अब यहाँ पर पार्ट ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12,000 रुपए। कुछ ऐसे ऑफिस इक्विपमेंट बेचे भी गए जिन पे प्रॉफिट हुआ 12,000 का। तो बच्चों जो हमारा प्रॉफिट है ना उसे हमें डेबिट साइड लिखना होता है। तो टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। कितने रुपए का प्रॉफिट है? यहाँ पर है प्रॉफिट हमारा 12,000 रुपए का। अब निकालना क्या है हमें? एक्चुअल में निकालना क्या है? हमें निकालना है कि कितने रुपए की हमने सेल करी है। तो किस नाम से दिखाएंगे? बाई बैंक, और ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं यहाँ पर सेल। अब देखो किस साइड का आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है? ऑब्वियसली इस साइड का ज़्यादा दिखाई दे रहा है। 3 लाख प्लस 30,000, 3 लाख 30,000 प्लस 12,000, 3,42,000 रुपये। और इसी को हम डाल देंगे यहाँ पर 3,42,000 रुपये। अब 3,42,000 में से 2 लाख गए तो क्या बचा? 1,42,000। 1,42,000 में से 40,000 गए तो क्या बचा? 1,02,000। फटाफट से देखो कहीं आपको पूरे क्वेश्चन में 1,02,000 रुपये ऑप्शन दिखाई दे रहा है? हाँ जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन जो है वो है बी, 1,02,000 रुपये। तो आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बातें समझ आ रही होंगी। बच्चों प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करते रहना, लाइक करते रहना और कमेंट भी करते रहना अगर आपको वाकई चीज़ें समझ आ रही हैं। और अगर आगे आने वाला जो भी आपका सैम्पल पेपर है वो आप मेरे को बता सकते हो कौन सा करना चाहते हो, मैं 110% आपको वो करा दूंगा। तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ये आपके लिए साक्षात भगवान ने लिख कर भेजा है क्वेश्चन। जिनको नहीं आता, मतलब नहीं इन द सेंस, ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, 3 नंबर फ्री के हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 31, क्लासीफाई द फॉलोइंग आइटम अंडर मेजर हेड एंड सब हेड। मेरे को 2 बातों का जवाब देना है। मेजर हेड क्या होगा और सब हेड क्या होगा? ठीक है, सब हेड क्या होगा? अब पहला पॉइंट देखते हैं। इन्होंने बोला है करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो जो हमारी करंट मैच्योरिटीज़ की मतलब लंबे समय की जिनकी करंट मैच्योरिटीज़ है उनका मेजर हेड क्या बनेगा? तो एक बात सोचो, लॉन्ग टर्म डेप्ट की करंट मैच्योरिटी क्या हो गई? करंट लायबिलिटी का मेजर हेड हो गया। तो आप इसको किस में लिख सकते हो? मेजर हेड में करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। और इसका सब हेड अगर आप लिखना चाहो तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, इसके सब हेड में क्या आ जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ऐसे ही सेकंड पॉइंट हम इसको करेंगे, मेजर हेड और सब हेड बताना है। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर, तो फर्नीचर और फिक्सचर क्या है? नॉन करंट एसेट।
ठीक है, क्या है? नॉन करेंट एसेट। बैलेंस शीट में आपने पढ़ा होगा नॉन करेंट एसेट। और इसका जो सब हेड बनने वाला है वो बनने वाला है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसे मैं पीपी के नाम से भी बुलाता हूं। और यहाँ पर लिख देना टेंजिबल है बच्चों, ये टेंजिबल। क्लियर है? तो हमने यहाँ पर 2 पॉइंट कर लिया। प्रोविजन फॉर वारंटीज, तो ये क्या है? प्रोविजन फॉर वारंटीज नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटीज का मेजर हेड बनेगा, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर आएगा, ठीक है। और किसके अंदर हो सकता है? लॉन्ग टर्म, वेरी गुड, लॉन्ग टर्म प्रोविजन के, ठीक है। इसका जो सब हेड है। फिर आ जाते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट में बोला है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अभी देखो किसी की इनकम जो है हमने मतलब अपनी इनकम एडवांस में रिसीव कर ली, तो ऑब्वियसली यार ये मेजर हेड क्या बनेगा इसका? करंट लायबिलिटी। ये तो हमारे ऊपर लायबिलिटी हो गई ना, करंट लायबिलिटीज, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ इसके सब हेड की, तो किस में आ जाएगा? अदर करंट लायबिलिटीज। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में भी पढ़ाया था, समझ आ गई होगी आपको बात। फिर आता है बच्चों फोर्थ के बाद फिफ्थ पॉइंट, कैपिटल एडवांसेस। अभी कैपिटल जो है एडवांस यानी कि नॉन करंट एसेट का काम करेगी हमारी। किसका काम करेगी? नॉन करंट एसेट का। तो ये हो गई हमारी नॉन करंट एसेट। और इसका जो सब हेड बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए? कैपिटल एडवांसेस का लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, ठीक है बच्चों। 5 पॉइंट मैंने यहां पर लिख दिए। अब 6वां पॉइंट मैं यहां पर लिख देता हूं, 6th पॉइंट। फिर बोला है इन्होंने एडवांस रिकवरेबल इन कैश विद इन द ऑपरेशन साइकिल। विद इन द ऑपरेशन साइकिल, जो भी एडवांस है वो रिकवर हो रहा है कैश की फॉर्म में विद इन ऑपरेशन साइकिल। तो इसे मैं क्या बोल सकता हूँ? करंट एसेट्स और शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, इसका जो सब हेड बनेगा। तो मेजर हेड क्या बन रहा है इसका? करंट एसेट। और इसके बाद जो सब हेड है इसका वो क्या बन रहा है? शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। मिल गए फ्री के 3 मार्क्स, ठीक है। तो अब तक का जो एग्जाम में हमने पेपर है वो कितना कंप्लीट कर लिया? 80 में से लगभग 6, 4, 10, 3, 13 नंबर को एक साइड कर दो, ठीक है। 67 मार्क्स का हमने पेपर सॉल्व कर लिया है। हालांकि मैंने और वाले पार्ट भी कराए हैं आपको, ठीक है। अगर मैं उनको हटा देता तो शायद क्वेश्चन पेपर और ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो जाता, लेकिन मैंने कराया इस वजह से बच्चों का कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। आप सारी चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करो, फिर एग्जाम देने जाओ। क्लियर है बच्चों? आज की क्लास का हमारा एक लास्ट क्वेश्चन और है, उसे मैं करा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा 2 क्वेश्चन रह जाएंगे बस, ये 2 क्वेश्चन हम फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहां पर बोला है 32 में लाला एंड बाला लिमिटेड यूज डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। These variations have leave a big question mark on the cross-sectional analysis and comparison of these two firms was not possible। तो यहाँ पर लाला और बाला 2 अलग अलग कंपनी है और दोनों ही अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का इस्तेमाल करती हैं इन्वेंट्री को वैल्यूएट करने में। मान लो अगर एक स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रही है तो दूसरा कर रही है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, तो दोनों ही डिफरेंट है और इन्हें कंपेयर करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इन्हें कंपेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर हम इसका रीज़न क्या दे सकते हैं? इसका यहाँ पर क्या रीज़न दे सकते हैं? भाई 2 कंपनी है जिन्हें हमें क्या करना है, आपस में क्या करना है? कंपेयर करना है। लाला है एक और एक है बाला। तो भाई सिंपल सा इसका आंसर हो सकता है, बताओ आप बताओ क्या हो सकता है? वेरिएशन ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, वेरिएशंस ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। क्लियर है मेरा पॉइंट? ये आपको बात समझ आ गई? जब 2 कंपनियों का आपस में क्या करना था? कंपैरिजन करना था, और एक ने अलग मेथड फॉलो कर रखा है, दूसरे ने अलग मेथड फॉलो कर रखा है, तो हमने किसके अंडर पढ़ा था? ये वेरिएशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्लियर है? अब इसके बाद बच्चों एक और आगे की बात पूछी इन्होंने, आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस हाईलाइटेड इन द अबव सिचुएशन, ऑल्सो एक्सप्लेन एनी 2 अदर लिमिटेशन। भाई एक तो हमने बता दी, 2 और अलग से लिमिटेशन बतानी है ऑफ रेशियो एनालिसिस अपार्ट फ्रॉम द आइडेंटिफाई अबव, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकें। तो सिंपल सी चीज़ है, इसकी पहली अगर आप लिखो तो इग्नोर
प्राइस लेवल चेंजेस, और दूसरी लिमिटेशन की बात करें तो इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। और ये बच्चों हमने पता है 11th क्लास में भी, ये 11th क्लास की बुक में भी हमने ये पढ़ा हुआ है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 32 है, इसके ये दो आंसर मिला के हमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे 3, ठीक है। 1 मार्क्स का ये हो गया और 2 मार्क्स का ये हो गया, सिर्फ हमसे पूछे थे लिमिटेशन के हेड्स। तो समझ आ गई बात। फिर मिलते हैं बच्चों आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 33 और 34 के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।